वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 10 का विज्ञान का जो मॉडल पेपर संजीव डेस्क वर्क का 6 है उसको हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है आज का, जिसके अंदर हमें टोटल 18 अभ्यास पूछे गए हैं, सभी के हमें आंसर करने हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी संतुलित समीकरण है? तो बच्चों जिसके अंदर हमारा अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए बच्चों? बराबर होनी चाहिए। यानी तीर के निशान के जो लेफ्ट साइड में जितने परमाणु है उतने ही उत्पाद के अंदर होने चाहिए। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 2। जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा। कैसे हैं इसको चेक कर लेते हैं। देखो सोडियम इधर 2 है, इधर भी सोडियम कितने हैं? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन का 2, यानी O को हमें 2 से गुणा करना, यानी ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? 2। और यहाँ कितने हो गए? 4। 2 और 4 कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। 4 2 कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए। यानी दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की मात्रा समान है। अब हम हाइड्रोजन चेक कर लें। 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 इधर है। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए बच्चों? 4 हो गए। यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे भी कितने हो गए? 4 हो गए। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है ये एक संतुलित समीकरण का उदाहरण है। चलो अगला सवाल है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, तो वो हो जाएगी हमारी ओरम। यानी क्या होता है बच्चों? सोना। ओरम यानी क्या होता है? सोना। और एजी की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? चांदी। ये दोनों ही किस अवस्था में पाई जाती है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बच्चों मेथेन है, यानी CH4 होता है। किसी अभिकारक या उत्पाद की जलीय अवस्था को दर्शाने वाला प्रतीक है, तो बच्चों हम उसको AQ यानी एक्वस के नाम से जानते हैं। अगला है, मधुमक्खी के डंक का इलाज किया जा सकता है, यानी जो मधुमक्खी अगर किसी को काट ले तो उसके इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी किसका प्रयोग करेंगे हम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन से बना शुद्धतम तथा सबसे कठोर तत्व कौन सा है, ये हमें बताना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो सबसे कठोर धातु होती है हीरा होती है। ग्लूकोज पाइरुवेट को में विघटित हो जाता है, यानी जो हमारा ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में किसकी सहायता से विघटित हो जाता है? तो वो कोशिका द्रव्य में विघटित हो जाता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो वो हमारा एब्सिसिक अम्ल है, उसके कारण जो पत्तियां होती है पेड़ों की वो मुरझा जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया है, तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले उद्दीपन होगा, संवेदी कोशिकाओं के पास जाएगा, फिर प्रेरक कोशिका के पास जाएगा, फिर क्या होगी? उसकी प्रतिक्रिया होगी। और इनका नियंत्रण कौन करता है बच्चों? हमारा जो मेरुरज्जु होता है उसके द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, बहुखंडन द्वारा जनन होता है, यानी ऐसा कौन सा है जीव जिसका बहुखंडन द्वारा होता है जनन? तो वो हो जाएगा हमारा प्लेज्मोडियम। और एक दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? अमीबा होता है। दोनों होते हैं। अमीबा द्विविखंडन का उदाहरण है जबकि प्लेज्मोडियम हमारा बहुविखंडन का उदाहरण हो जाएगा। मेंडल ने आनुवंशिक इकाइयों के लिए किस शब्द को प्रतिस्थापित किया है, ये हमें बताना है। तो वो हो जाएगा हमारा कारक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका आंसर होगा कारक। ओजोन मंडल के क्षय के ज्ञात कारणों में से सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जो आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकाश का अपने पथ में रखी छोटी अपारदर्शी वस्तु के किनारों पर मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको प्रकाश का विवर्तन। हमने पढ़ा है कि प्रकाश क्या होता है? बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जब भी विवर्तन की परिभाषा आई थी जिससे ये हो गया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। अगला है, लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मान नीले प्रकाश की अपेक्षा कितने गुना होता है? तो वो होता है 1.8 यानी 1.8 गुना होता है। अगला है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो बच्चों हम इसको 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम को नहीं दर्शाता है? तो बच्चों ओम का नियम क्या होता है? V क्या होता है हमारा? IR होता है। तो बच्चों हम इसको और कैसे ले सकते हैं? R = V/I। यानी देखो
V समानुपाती I, ये बिल्कुल सही है क्योंकि V और I क्या है, समानुपाती है। V स्क्वायर तो कहीं हमारे पास आता नहीं है, ये भी सही है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है इसका क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि ये ओम का नियम का सही सूत्र प्रदर्शित नहीं करता है। फ्यूज के तार का गलनांक होता है, तो बच्चों वो बहुत ही कम होता है। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, यानी जो स्थायी चुंबक होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, इस्पात के द्वारा बनाए जाते हैं। चलो अब हम इसके जो भी खालिस्तान हैं, हमें टोटल 6 खालिस्तान प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उनको देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, उसको हम उपचयन के नाम से जानते हैं। यानी ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी, ये क्या कहलाता है, हमारा उपचयन कहलाता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन में तो कमी, हाइड्रोजन में वृद्धि, हमारा क्या कहलाता है बच्चों, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर दोनों को मिला दो तो हम उसको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अगला है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों, मिश्र धातु कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक धातु, अधातु या उपधातु का जो समूह होता है उसको हम मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। अगला है मस्तिष्क एक हड्डियों के खालिस्तान में अवस्थित होता है, तो वो एक बॉक्स के रूप में होता है। किसमें हो जाएगा बच्चों, बॉक्स में अवस्थित होता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव में उत्पन्न करती है, तो बच्चों वो त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। क्या करती है बच्चों, त्वचा का कैंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर अगला है, हमें यहाँ पर जो प्रतिरोधकता होती है उसका सूत्र पूछा है, तो हमें बराबर R बराबर क्या होगा बच्चों, समानुपाती L/A होता है। जैसे ही हम इस स्थिरांक उठाएंगे तो न्यू आ जाएगा, R बराबर न्यू L/A, यानी यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, हमारा L होगा। घुरु परिपथ में के साथ लगाया जाता है, तो विद्युत में तार कौन सा हो जाएगा बच्चों, हमारा विद्युत में तार क्या लगाया जाएगा, विद्युत में तार लगाया जाता है। हमारे पास टोटल 3 तरह के तार होते हैं, प्लस माइनस और अर्थिंग वायर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर हमें बोला है कि अपमार्जक सामान्यतः किस प्रकार के लवण होते हैं। हमें बताना है कि जो अपमार्जक होते हैं वो किस प्रकार के लवण होते हैं। तो बच्चों वो हमारे अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। कौन से होते हैं, अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। कौन से हो जाएंगे बच्चों, सल्फोनेट लवण होते हैं। यानी अपमार्जक सल्फोनेट और सोडियम यानी सल्फोनेट और अमोनियम लवण से मिलकर बना है। यहां पर बोला है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बच्चों ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी यहाँ पर जो लेड है इसकी क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है, तो लेड क्या करेगा, कॉपर की जगह आ जाएगा, और कॉपर किसकी जगह चला जाएगा, लेड की जगह। इसका मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया। यानी ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ये हमें किसका दे रखा है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया का दे रखा है। सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों होता है, तो बच्चों सोडियम एसीटेट अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये प्रबल क्षारक से बना है, तो इसका जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर हम एसिटिक सोडियम एसीटेट की बात करें तो सूत्र क्या होगा, CH3COONA होता है। भर्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बच्चों देखो अगर हम भर्जन अभिक्रिया की बात करें तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो हमारा सल्फाइड अयस्क है, यानी सल्फाइड अयस्क है, उसको अगर हम ज्यादा ताप पर गर्म करें तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, हमारा ऑक्साइड में। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, भर्जन अभिक्रिया कहते हैं। मरीजों में यूरिया का निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है, तो बच्चों मरीजों में जो यूरिया का निष्कासन वो किया जाता है होमोडायलिसिस। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, होमोडायलिसिस। तो बच्चों इसको हम अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका इंग्लिश नाम है रक्त अपोहन भी कहते हैं इसको, रक्त अपोहन। यानी अगर हम हमारे जो ब्लड है यानी खून में से अगर हमारा जो यूरिया है वो अलग नहीं हो रहा है तो उस आदमी को क्या होगा, मूत्र नहीं आता है, तो उसको एक कृत्रिम तरीके से क्या करेंगे, मशीनों के द्वारा, एक तरफ से मशीन के द्वारा उसके ब्लड को फिल्टर किया जाता है और एक तरफ से जो यूरिया होता है वो बाहर निकल जाता है और जो शुद्ध रक्त होता है वो वापस दूसरी नली के द्वारा अपने शरीर में वापस प्रवेश करवा दिया जाता है, जिसको हम होमोडायलिसिस या रक्त अपोहन के नाम से भी जानते हैं। अगला है बच्चों, ऑक्सिन हार्मोन प्रवाह के किस भाग में संश्लेषित होता है, तो बच्चों ये किस में होगा, हमारा अग्रभाग में
पाया जाता है। अगला है भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो वो बच्चों हमारा गर्भाशय के अंदर होता है। किसमें होता है बच्चों, गर्भाशय के अंदर होता है। अगला बोला है शुद्ध किस्म से क्या तात्पर्य है, तो ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव ही उत्पन्न करते हैं, शुद्ध किस्म कहलाते हैं। अगला है लेंस की फोकस दूरी किन किन पर निर्भर करती है, यानी हमें बताना है कि जो फोकस दूरी है वो किस किस पर निर्भर करती है। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो पहला तो हो जाएगा यानी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, एक तो हो जाएगा हमारा अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, दूसरा हो जाएगा उसकी वक्रता त्रिज्या पर, किसका, वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो इसके दो कारण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी किन पर निर्भर करती है, तो बच्चों ये हमारा इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पे 8 पे लिख दिया, किसका आंसर होगा हमारा 9 का होगा। अगर हम इसका तीसरा देखें कि तीसरा क्या होगा, तो ये तरंग दैर्ध्य पे भी निर्भर करता है, क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य पे भी निर्भर करता है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर ये तीनों हो जाएंगे। आंख द्वारा किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है, तो वो बच्चों कोण पर निर्भर करता है, आंख पर बने कोण पर, आंख पर बने कोण पर निर्भर करता है। अगला है एक विद्युत बल्ब के तंतु में 0.25 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो हमें बताना है कि उसमें आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो बच्चों सूत्र क्या होता है, Q बराबर I T होता है। तो बच्चों हमें किसका मान निकालना है, आवेश का मान निकालना है। I का मान कितना दे रखा है, 0.25 दे रखा है। समय कितना देर का हमारे पास 20 मिनट है, सेकंड में बदलो यानी किससे गुणा कर लेंगे, 60 से, कितना हो जाएगा हमारे पास 1200, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे 1200 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 300, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, यानी कितना हो जाएगा 300 कूलाम हो जाएगा। अगला है वृत्ताकार धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक होता है, तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर अधिक होता है, किस पर होगा बच्चों, केंद्र पर सर्वाधिक होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केंद्र पर सर्वाधिक होता है। तो बच्चों ये हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न थे। चलो अब हम इसके जो बड़े सवाल है उनको भी देख लेते हैं। बच्चों आप यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका आंसर आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिना बुझे चूने व जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है संयोजन अभिक्रिया, यानी जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है, हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी हमारा ए और बी मिलकर क्या बनाएंगे, ए बी उत्पाद बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी बिना बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। साथ ही जल की अभिक्रिया करके हमें बताना है, तो हमारा क्या बनेगा, बिना बुझा हुआ चूना। चलो देख लेते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो बोला गया बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम जल से कराएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा बनती, इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। अगला है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम लिखिए, अम्लीय वर्षा का कारण व इसके 2 दुष्प्रभाव बताइए। तो बच्चों हमें पता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता करने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। तो बच्चों एक बार देख लेते हैं किस प्रकार होता है। यह तो हमारा H प्लस आइन होता है, ये क्या होगा OH माइनस आइन, यानी यहाँ पर जो नंबर होते हैं बीच में 7 होता है, 0 से लगाकर 14 तक नंबर होते हैं। अगर 7 से कम है तो विलयन क्या होगा हमारा, अम्लीय होगा। अगर 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, विलयन हमारा क्षारीय होगा। यानी H प्लस और OH माइनस की आयन की जो सांद्रता है वो हम पीएच स्केल के द्वारा ज्ञात करते हैं। अम्लीय वर्षा जब जल के पीएच का मान कितना हो बच्चों, 5.6 से कम हो, इसका मतलब अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 5.6 से कम है तो क्या हो जाएगी बच्चों, जो बरसात का पानी होता है वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। दुष्प्रभाव, अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच का मान भी कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की
उत्तरजीविका कठिन हो जाती है। यानी अगर हमारा ये जो पानी है जिसके अंदर पीएच का मान बहुत ज़्यादा कम है, ये अगर नदी में चला गया तो नदी में जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अम्लीय वर्षा के संपर्क में आने पर चर्म रोग भी हो जाता है, यानी जो स्किन होती है उससे रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला है भर्जन और निस्तापन में अंतर बताना है। तो देखो देख लेते हैं बच्चों, भर्जन अभिक्रिया सल्फाइड अयस्कों से बनाई जाती है, जबकि इसमें क्या होते हैं, कार्बोनेट अयस्क होते हैं। इसके अंदर हमारे सल्फोनेट अयस्क होते हैं, क्या हो जाएंगे बच्चों, SO3, जबकि इसमें CO3 यानी कार्बोनेट अयस्क होते हैं। इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये किसमें बदल जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यानी यहाँ पर जिंक सल्फाइड है, इसको अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी किसमें बदल जाएगा, ऑक्साइड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसमें अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलता है। तो देखो यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है, इसको अगर आप केवल गर्म करोगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये भी किसमें बदल जाएगा, ऑक्साइड के अंदर बदल जाएगा। यानी भर्जन अभिक्रिया तो सल्फाइड अयस्क है, जबकि निस्तापन हमारा एक कार्बोनेट अयस्क का रूप है। चलो अगला क्वेश्चन है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो वेसोप्रेसिन हार्मोन मूत्र बनाने का नियमन करता है, यानी मूत्र किस प्रकार बनता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है जिसके द्वारा बनाया जाता है। यह हार्मोन मूत्र में स्थित जल की मात्रा का नियमन करता है। यह नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका तथा संग्रह नलिका की जल पारगम्यता में वृद्धि करता है, जिसके कारण जल का अवशोषण बढ़ता है। इस हार्मोन की कमी से जल का अवशोषण कम हो जाता है तथा मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इसे डाइयूरेसिस कहा जाता है। इस प्रकार मूत्र बनने की मात्रा का नियमन होता है। चलो बच्चों अगला है, परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। चलो इसका आंसर भी एक बार देख लेते हैं। वह तंत्र जो कपाल तंत्रिकाओं एवं मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है वह हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यानी वह तंत्रिका तंत्र जिसके अंदर कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका दोनों होती है। कपाल तंत्रिका क्या होती है, मनुष्य के मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपाल तंत्रिका कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, जिनमें से कुछ संवेदी, कुछ प्रेरक तथा कुछ मिश्रित प्रकार की होती हैं। मेरु तंत्रिकाएं, मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है। ये सभी मेरु तंत्रिकाएं मिश्रित प्रकार की होती है। अगला है, ब्रायोफिल्म में कायिक जनन किस प्रकार होता है, ये हमें चित्र के द्वारा बताना है। चलो देख लेते हैं। ये हमारा कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म का एक चित्र दे रखा है जिसके अंदर ये कलियां दे रखी है। ऐसे बहुत से पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ें, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार बायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा नया पौधा विकसित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रायोफिल्म का पौधा कहते हैं। अगला है, निम्न को परिभाषित कीजिए। आनुवंशिकी, जीनोम, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। आनुवंशिकी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियमों तथा इससे नियंत्रित करने वाले कारकों एवं पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसको आनुवंशिकता कहा जाता है। यानी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम आनुवंशिकता के जितने भी नियम हैं उनका अध्ययन करते हैं, वो आनुवंशिकता कहलाता है। जीनोम, किसी जीव के युग्मक में उपस्थित गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। अगला हो गया, किसी जीव के युग्मक में उपस्थित गुणसूत्रों को समुच्चय को जीनोम कहते हैं, अथवा किसी जाति के अगुणित डीएनए अंश को जीनोम कहते हैं। समयुग्मजी, जीव में प्रत्येक लक्षण को जीनों के अलग अलग युग्म नियंत्रित करते हैं। जब युग्म के दोनों जीन समान प्रकार के हो तो हम उसको समयुग्मजी कहते हैं। यानी बड़ा टी यानी दोनों पौधे क्या होंगे, बड़े। छोटा टी यानी पौधा क्या होगा, बोना होगा। विषमयुग्मजी, यदि जीन्स के जोड़े, किसी जोड़े में दो विपर्यासी यानी अलग अलग लक्षण कारक हो तो हम उसे विषम युग्मजी कहते हैं, यानी बड़ा टी और छोटा टी। लेकिन पौधा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बड़ा ही होगा, क्योंकि एक टी क्या है, एक प्रभावी लक्षण है, छोटा टी क्या है, एक अप्रभावी लक्षण है। रेखा चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के सम्मुख निम्नलिखित स्थितियों में रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो पहला, अगर वस्तु कहां पर हो, F यानी मुख्य फोकस और केंद्र के बीच में हो तो क्या होगा। दूसरा, F और P यानी ध्रुव और फोकस बिंदु पर हो तो क्या होगा। तो देखो, जब वस्तु कहां पर हो, F तथा F के बीच में हो, तो देखो F और C के बीच में है वस्तु, तो वस्तु तो छोटी है, प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों, इसका बड़ा बनेगा। और कहां पर बनेगा, ये अगर मिलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, अनंत के बीच बनेगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा।
जब वस्तु F और P यानी ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य हो तो क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा एक तो दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, आभासी हो जाएगा, सीधा होगा और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा, क्योंकि वस्तु तो इतनी है, प्रतिबिंब उससे बड़ा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। द्विफोक्सी लेंस क्या होते हैं, इनकी उपयोगिता बताइए। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों के अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं, यानी जिसके अंदर दोनों लेंस पाए जाते हैं। ऊपरी भाग पर अवतल लेंस होता है, दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचले भाग में उत्तल लेंस होता है, ये पास की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। इन दोनों लेंस का उपयोग व्यक्तियों के किया जाता है। तो बच्चों हमने जो पढ़ा था जरा दृष्टि दोष, क्या हो जाएगा बच्चों, जरा दृष्टि दोष, जिसके अंदर किसका प्रयोग करते हैं हम, उत्तल और अवतल, यानी जो ऊपर वाला लेंस होता है वो हमारा अवतल होता है, नीचे वाला हमारा उत्तल होता है। जिसको निकट दृष्टि दोष हो वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको दूर दृष्टि दोष हो वहां पर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जिसके अंदर दोनों ही प्रॉब्लम हो तो वहां पर हम उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है गैल्वेनोमीटर, क्या है, उपयोगिता बताइए। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पर रहता है। अगर शून्य चिन्ह के या तो बाईं और तो दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है, इसका मतलब इस पर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर विद्युत धारा बह रही है या नहीं है ये हम गैल्वेनोमीटर के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अगला है खंडस है, जिसके अंदर हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 4, उनको हमें देखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NHCO3 वो बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 है, इसको हम जैसे ही गर्म करेंगे सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बनेगा और एक हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। दूसरा है जिसके अंदर हमें बताना था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसकी जल के साथ अभिक्रिया, यानी कैल्शियम सल्फेट साथ ही जल के अगर हम आधा अणु ले और साथ ही जो हमारा जल है उसके 1.5 अणु के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर जिप्सम का निर्माण होता है, यानी CaSO4.2H2O, यानी यहाँ पर जो जल के अणु कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर हमारा जल का अणु आधा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर जिप्सम जैसा एक कठोर पदार्थ का निर्माण करता है। अथवा प्रश्न है पकोड़े को स्वादिष्ट और खस्ता बनाने के लिए किए जाने वाले किसी लक्षण का pH का मान 9 है, इस लक्षण को पहचानिए। इस निर्माण के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, इसके 2 उपयोगों की सूची भी बना करके हमें बतानी है। तो देखो इसका आंसर भी देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखो पकोड़े को स्वादिष्ट तथा खस्ता बनाने के लिए बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, लवणों का उपयोग किया जाता है। लवणों का निर्माण किस प्रकार होगा, यानी नमक NaCl, अमोनिया हो गया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराएं तो हमारा एक तो बेकिंग सोडा और साथ में हमारा अमोनियम क्लोराइड गैस मुक्त होती है। इसके उपयोग हो गए खाने यानी धामन सोडे के रूप में और अग्निशामक के रूप में किया जाता है, यानी कपड़े धोने और अग्निशामक यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। पर परागण के लाभ व हानियां बताइए। वर्तिकाग्र पर परागणों के अनुकरण का चित्र बनाइए। अथवा में प्रश्न है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि में स्थायित्व में किस प्रकार सहायता करता है। तो पहला है पर परागण। देखो 2 तरह के परागण होते हैं, स्वपरागण और पर परागण, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर जब एक ही पौधे में हो तो हमारा स्वपरागण कहलाता है, जबकि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों अलग अलग पौधे में हो तो हमारा परपरागण कहलाता है। तो परपरागण के लाभ, परपरागण पुष्पों में एक पौधे का नर युग्मक उसी जाति के दूसरे पौधे की अंड कोशिका निषेचन में भाग लेते हैं। निषेचित अंड से भ्रूण और बीजांड से बीज बनते हैं। बीज अंकुरित होने पर भ्रूण से नई संतति बनती है जिसमें 2 मात्र पौधों के कुछ लक्षण आ जाते हैं। ये नई संतति गुण वाली होती है, इसमें बीज अधिक जीवनक्षम होते हैं। हानि क्या है, परपरागण में पौधे को बाह्य साधन जैसे कीट, वायु, जल आदि पर निर्भर रहना पड़ता है, अतः परपरागण अनिश्चित होता है। पौधे को पादप द्रव्य तथा शक्ति इन साधनों के लिए आवश्यक अनुकूल जैसे रंग, गंध, मकरंद में खर्च करनी पड़ती है। वायु परागण में अधिकांश परागण व्यर्थ ही नष्ट हो जाते हैं, फिर भी परागण का होना निश्चित नहीं होता है। वायु परागण में तो एक पुष्प के परागणों का उसी जाति के अन्य पुष्पों तक पहुंचना एकमात्र संयोग है। साथ ही हमें यहाँ पर जो चित्र बनाना था बच्चों, तो वर्तिकाग्र का चित्र हो जाएगा। तो 3 चीजें होती है, हमें पढ़ा है जो मादा जनन अंग है कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, वर्तिकाग्र,
और क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा अंडाशय हो जाएगा। ये तीनों किसके भाग होते हैं, मादा जनन अंग के भाग होते हैं। अगला है बच्चों अथवा का प्रश्न, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है, यानी जिसके अंदर केवल एक ही जीव भाग लेता है। बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन कौन सा होता है बच्चों, यहाँ पर लैंगिक होता है, यानी जिसके अंदर दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा। एक लैंगिक जीवों में जनन के लिए कोई विशिष्ट भाग नहीं होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं और उत्तक पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीवों में द्विविभाजन, बहुविभाजन, बहुखंडन, मुकुलन आदि के द्वारा अलैंगिक जनन कर सकते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये होता है। एक कोशिकीय जीवों में जनन विधि सरल होती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में ये जनन विधि होती है वो कठिन होती है। चलो अगला है, अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से होता है। पारितंत्र में उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं, किन श्रेणियों में बांटा गया है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। निम्न का स्पष्टीकरण देते हुए कारण बताइए। कोई भी पारितंत्र उसमें CO2 की उपलब्धता के अभाव से चलता नहीं रह सकता। पारितंत्र में अपघटकों का होना आवश्यक है। अथवा का प्रश्न है, खाद्य जाल क्या है, समझाइए उदाहरण के सहित। साथ ही खाद्य जाल का महत्व भी हमें बताना है। पहला है पारितंत्र कौन कौन है बच्चों, तो देखो वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो बच्चों उत्पादक की बात करें, जो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जैसे हरे पौधे और नीले हरे शैवाल, ये किसके द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इनको जो उपभोग करता है वो हमारा उपभोक्ता कहलाता है। ये चार प्रकार का हो गया। शाकाहारी जो केवल क्या करता है, पेड़ पौधों पर निर्भर है। मांसाहारी जो क्या करता है, ऐसे जीवों को मांस के रूप में खाता है। सर्वाहारी हो जाएगा जो दोनों ही काम करता है। परजीवी होता है जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनको क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अगला है हरे भरे पौधे प्रकाश की मौजूदगी में अपना आहार बनाने में CO2 का इस्तेमाल करते हैं। CO2 नहीं होती तो आहार का उत्पादन नहीं होता। ये मृत शरीर के सम्मिश्र यौगिकों का विघटन करके सरलतर यौगिक में बनाते हैं। वापस परिवेश में पहुंचकर पुनः हरे पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं ताकि फिर से नया प्रोटोप्लाज्म बना सके। अथवा का प्रश्न था, खाद्य जाल किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अनेक श्रृंखला आपस में जुड़कर एक नया जाल का निर्माण करती है, जिसको हम खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। कई खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में गूंथना जिसे खाद्य जाल कहते हैं। सरल खाद्य श्रृंखला प्रकृति में यदाकदा ही मिलती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक जीव एक से अधिक ऊर्जा स्तरों से भोजन को ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में एक जीव द्वारा उच्च ऊर्जा स्तर के एक से अधिक जीवों के लिए भोजन का निर्माण किया जाता है। खाद्य जाल पारितंत्र की सामान्य अवस्था को बनाए रखता है। तो देखो घास है, उसको टीडा खाएगा, टीडे को बाज खाता है। घास को टीडा भी खाता है, टीडे को छिपकली भी खाती है और उसको बाज खाता है। यानी एक ही चीज को बहुत सारे जीवों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। यानी बहुत सारी श्रृंखलाओं का एक संयुक्त रूप होता है। खाद्य जाल का महत्व, खाद्य जाल पारितंत्र के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण, घासों की घातक वृद्धि को शाकाहारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब एक प्रकार के शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाती है तो वे वनस्पतियों को नियंत्रित करते हैं। समान प्रकार से जब एक प्रकार के शाकाहारी जंतु लुप्त हो जाते हैं तो मांसाहारी परभक्षी द्वारा दूसरे किसी प्रकार के शाकाहारी को खाया जा सकता है। यानी एक जीव किसी और चीज को भी खा सकता है। अगला है विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए और इसका सूत्र बताइए। तो ओम का नियम क्या होता है, V समानुपाती I। यानी किसी परिपथ में सिरों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो समानुपाती के चिन्ह को हटाओ तो क्या आ जाएगा बच्चों, R आ जाएगा। तो R बराबर क्या होता है, V/I होता है। इसको ही हम ओम के नियम से जानते हैं। दूसरा है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को कौन से क्रम में लगा रखा, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित कर रखा है। तो हमें इसका तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो बच्चों तुल्य प्रतिरोध क्या होता है हमारा, R देखो 1/RS बराबर 1/R1, 1/R2 और 1 क्या हो जाएगा R3। तो 1/RS बराबर R1 कितना है
2 है, R2 3 है और R3 हमारा 6 ओम है, यानी R1 R2 और R3 दे रखा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 6, तो 3 + 2 + 1 यानी 6/6, 6 से 6 चला गया, कितना बचेगा 1, यानी जो हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बच्चों 1 ओम होगा, यानी जो बहने वाला प्रतिरोध का मान कितना होगा 1 ओम होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक बार परिभाषा देख लें, यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रहती है तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, जिसको हम क्या कहते हैं ओम का नियम भी कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट और धारा का एम्पियर होता है। ये हमने सवाल अभी करके देख लिया। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, अगर श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होगा, समांतर क्रम में कम होता है। चलो इसका जो अथवा का प्रश्न है पहले उसको पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है। इसके अंदर बोला है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, सूत्र के द्वारा हमें बताना है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो चलो बच्चों इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो P = W/T, यानी कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं बच्चों शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों वोट होता है। दूसरा कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। समय का क्या होगा बच्चों सेकंड, यानी जो इसका ऐसा ही मात्रक तो वोट होगा और जो इसका सूत्र वाला मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड होगा। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किए गए कार्य या कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड वे होने वाली विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाती है। यानी P = W/T हो जाएगा, यानी हम W की बात करें तो क्या हो जाएगा P × T, तो विभवांतर इंटू क्या हो जाएगा आवेश हो जाएगा, क्योंकि W का मान क्या होता है बच्चों V × Q होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा VQ, और Q का मान क्या होता है आवेश बराबर IT होता है। तो इस प्रकार अगर हम लिखें तो एक सूत्र से हम दूसरा सूत्र भी इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल इसके कितने सूत्र हो जाएंगे, हमारे पास शक्ति के टोटल 4 सूत्र होते हैं। पहला बराबर हो जाएगा P = W/ क्या होता है बच्चों T होता है, और W का मान क्या है बच्चों यहाँ पर VQ है, Q का मान क्या है बच्चों यहाँ पर IT है, तो हम IT रख देंगे, और नीचे क्या है बच्चों T है। तो देखो एक बार इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। P बराबर क्या होता है W/T होता है। W का मान क्या होता है बच्चों VQ होता है। V की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो हमारा Q है वो क्या होता है IT होता है। नीचे T का T आ जाएगा, T से T कट गया तो क्या आ जाएगा VI हो जाएगा। V बराबर क्या होता है बच्चों IR होता है। तो अगर हम I की वैल्यू निकालें तो V/R हो जाएगा, तो V × V/R, तो सूत्र क्या बनेगा V²/R हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसके 4 सूत्र भी निकाल सकते हैं। अगला है बच्चों वो देख लेते हैं। देखो सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है अश्व शक्ति, यानी 746 वोट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वोट यानी 10⁻³ वोट। मेगावाट यानी 1000 के आगे अगर हम 3 वाट और लगा दें तो क्या हो जाएगा 10⁶ वोट हो जाएगा, और एक अश्व शक्ति में 746 वोट होते हैं। चलो अब हम इसके जो भी निबंधात्मक प्रश्न हैं उनको भी देख लें। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म बताइए, इसकी निम्न अभिक्रिया को समझाइए, एस्टीकरण और सारक के साथ अभिक्रिया। दूसरा है निम्न सूत्र वाले यौगिक किस सजातीय श्रेणी के हैं, ये दोनों बताने हैं। साथ ही एल्डिहाइड और कीटोन के अणुओं की हमें संरचनात्मक भिन्नात्मक व्याख्या करनी है। तो देखो एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म क्या हो जाएंगे। एथेनोइक अम्ल को एसिडिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है, यानी COOH समूह है। एसिडिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को हम सिरका कहा जाता है। इसे अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी इसका उपयोग हम अचार को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक यानी ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा बच्चों गलनांक, यानी 290 केल्विन होता है। इसलिए यह ठंडी जलवायु में सर्दी के दिनों में जम जाता है, इस कारण इसे ग्लेशियल एसिडिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एथेनोइक अम्ल अम्लीय होता है लेकिन अकार्बनिक खनिज अम्लों जैसे HCl आदि की तुलना में अधिक ही दुर्बल अम्ल है। अगला है एसिडिक अम्ल की अभिक्रियाएं। पहला है एस्टरीकरण अभिक्रिया। क्या होती है, एस्टर अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से बनता है। एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो यौगिक बनता है उसे एस्टर कहते हैं। ये अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, जो मधुर गंध भी। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये तो हमारा क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल है, यानी जिसके भी पीछे COOO जुड़ता है तो हम क्या लिखते हैं उसको ओइक अम्ल यानी अनुलग्न लगा देते हैं।
जिसके पीछे OH जुड़ता है उसके पीछे हम ओल अनुलग्न लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मेथ एथ, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, मेथ एथ तो एथेनॉल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एस्टरकरण का सूत्र हो जाएगा। साथ ही क्या बनेगा, यहाँ पर जल भी बनता है। सारक के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। अगर हम एथेनोइक अम्ल की सारक के साथ अभिक्रिया यानी जिसके पीछे क्या हो बच्चों OH माइनस आयन हो, वो हमारा सारक कहलाता है। यानी एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे सारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो बच्चों यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बनेगा एथेनोइक अम्ल, तो CH3COONA और साथ में क्या बनेगा जल बनेगा। अथवा का प्रश्न था ऐसे एमीन श्रेणी का है जिसका क्रियात्मक समूह क्या है बच्चों NH2 है। यौगिक कीटोन श्रेणी का है जिसका क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों CO जुड़ता है। एल्डिहाइड के अणु में क्रियात्मक समूह CHO होता है जबकि कीटोन में CO होता है। एल्डिहाइड में कार्बोनिलिक समूह CO की मुक्त श्रृंखलाओं में एक H एक एल्किन समूह द्वारा संतुष्ट होता है जबकि कीटोन में CO समूह की 2 संयोजकताएं एल्किन समूह द्वारा संतुष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, जिसके अंदर हमें बोला है रुधिर के किन्हीं 2 अवयवों का उल्लेख कीजिए। शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर के गमन का पथ लिखिए। आलिंद और नीले के बीच वाल्वों का कार्य लिखिए। धमनी और शिरा के संगठनों के बीच एक संरचनात्मक अंतर बताइए। दूसरा है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। पादप में जल और खनिज लवण कैसे वहन करते हैं। तो बच्चों एक एक करके सभी के आंसर देख लेते हैं। रुधिर के किन्हीं 2 अवयवों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों इसके अंदर हमारा RBC और WBC यानी लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर सबसे पहले बाएं आलिंद में एकत्रित होता है, फिर रक्त बाएं आलिंद से बाएं नीले में प्रवेश करता है। इस दौरान बायां आलिंद संकुचित हो जाता है तथा बायां नीले शिथिल हो जाता है। बाएं नीले की भित्ति मोटी होती है, अतः जब यह संकुचित होता है तो ऑक्सीजन रुधिर धमनियों के द्वारा शरीर के संपूर्ण अंग तक पहुंच जाता है। बायां आलिंद फिर बायां नीले महाधमनी धमनी और अंग तक पहुंचता है। अगला है बच्चों जिसके अंदर आलिंद और नीले के बीच वाल्व रुधिर के वापस प्रवाह को रोकता है। धमनियों की भित्ति मोटी मजबूत लचीली होती है जबकि क्योंकि हृदय रुधिर को अधिक दाब से प्रवाहित करता है जिससे धमनियों का दाब पड़ता है। सिराओं की भित्ति पतली होती है। अथवा का प्रश्न था उच्च संगठित पादप के वहन के तंत्र 2 है, जाइलम और फ्लोएम उत्तक। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये जाइलम उत्तक तो क्या करता है नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है, यानी जो हमारी जड़ें होती है इसके द्वारा खनिज लवण और जल को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि फ्लोएम उत्तक क्या करता है बच्चों पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको पादप के हर एक भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जड़ें खनिज लवण का और पानी का अवशोषण करती है, वो जाइलम उत्तक के द्वारा सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। और बच्चों जो पत्तियां भोजन बनाती है उसको फ्लोएम उत्तक के द्वारा जो पादप है उसके सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो इसे जल संवहन उत्तक भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। इसके अंदर कौन कौन से आ गए वाहिकाएं जाइलम, पेरेन्काइमा जाइलम तंतु। फ्लोएम एक प्रमुख कार्य पर्ण में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बने कार्बनिक भोज्य पदार्थ तथा हार्मोन्स को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। फ्लोएम के कौन कौन से भाग हो गए चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम पेरेन्काइमा हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है जो इसका सेकंड था उसके अंदर हमें बोला था पादप में जल और खनिज लवणों का परिवहन जाइलम उत्तक द्वारा किया जाता है। जाइलम में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन कोशिकाओं का वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। ये जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्र में एक अंतर उत्पन्न करती है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल में प्रवेश कर पाता है। जल अनवरत गति के जड़ से जाइलम हो जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। यानी जो जाइलम उत्तक होता है वो पत्तियों यानी जो जड़ें होती है उसके द्वारा भोजन जो खनिज लवण और जल होता है उसका अवशोषण करके पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। जल के रंध्र के द्वारा यानी जो छोटे छोटे से छिद्र होते हैं उसको हम रंध्र कहते हैं। इसके द्वारा हानि का प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक
चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं के द्वारा खींचता है। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ों से पत्तियों तक जल और उससे खनिज लवणों को ऊपरीमुखी गति में सहायक है। आज का जो अंतिम सवाल है बच्चों, उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि किसी प्रकाश की किरण का आपतन कोण 45 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। तो बच्चों हमें पता है स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन क्या होता है बच्चों, साइन आर होता है। इसको हम न्यू के द्वारा लिख देते हैं। तो साइन कितना दे रखा है बच्चों, आई यानी आपतन कोण और आर यानी अपवर्तन कोण। तो बच्चों 45 बटे में क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। साइन 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√2। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, √2 का रहेगा, नीचे रहेगा। तो 2 को मैं 2 बार √2 लिख सकता हूँ, नीचे क्या आ जाएगा √2। √2 से √2 कट गया। तो बच्चों कितना आएगा इसका अपवर्तनांक, √2 ही इसका आंसर होगा, जिसको हम 1.414 भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, 1.414 भी लिख सकते हैं। वस्तु की निम्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार भी बताना है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी O पर स्थित हो। अगला है, आपको एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया गया है, यानी f का मान दिया गया है। वस्तु को कहां रखेंगे कि इसका वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बने, चित्र के द्वारा बताना है। अथवा का प्रश्न है, प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तनांक किरण चित्र बनाइए। माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए और इसके प्रभावित करने वाले हमें 3 कारक बताने हैं। तो बच्चों पहला आंसर तो हमने निकाल लिया। दूसरा है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का बनेगा f यानी फोकस, मुख्य फोकस पर बनेगा, छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा। आभासी और क्या होगा, सीधा, यानी जो पर्दे के पीछे बनता है वो हमारा आभासी और सीधा होता है। जब वस्तु अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो बच्चों f1 और o के बीच में बनेगा। वस्तु से छोटा होगा, ये भी आभासी और क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि ये लेंस के पीछे बन रहा है। अगला है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और बहुत बड़ा, और यदि उत्तल लेंस के फोकस दूरी पर रखें तो इसका कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए बच्चों, दूरी होनी चाहिए। तो ये इसका चित्र भी आप देख लेना एक बार। अथवा का प्रश्न है बच्चों, तो अगर हम बात करें तो जो बाहर का माध्यम है वो तो हमारा विरल है। ये कौन सा माध्यम हो जाएगा बच्चों, सघन। वापिस कौन सा माध्यम हो गया, विरल। अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ये क्या हो गई, मेरी आपतित किरण हो गई। ये क्या हो जाएगी बच्चों हमारी, ये हमारा अभिलंब हो गया, बिल्कुल सीधा होगा। वापिस जो मुड़ जाती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तित किरण का नाम देते हैं। पहला माध्यम कौन सा हो गया, विरल, फिर सघन, उसके बाद किसमें चले जाएगी, ये विरल माध्यम में प्रवेश करती है। और उसके बाद जो किरण बनती है वो हमारी निर्गत किरण होती है। जब प्रकाश की किरण किसी तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। दिए गए माध्यमों के युग्म के होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक का रूप दिया गया है, यानी साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आर, जिसको हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। ये हमारा कौन सा माध्यम है बच्चों, हवा विरल माध्यम है। कांच हमारा कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो बच्चों यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों, तो माध्यम एक के अंदर प्रकाश की चाल और दूसरे के अंदर प्रकाश की चाल है, इसका अनुपात क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये बच्चों यहाँ पर आप देख लेना अपवर्तनांक किस प्रकार से दे रखा है। इसके कारक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। माध्यम के प्रकृति, घनत्व और प्रकाश का रंग, ये तीनों ही किसको प्रभावित करते हैं, अपवर्तनांक को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों ये आज हमारा कक्षा 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर 6 था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।